वेलकम फ्रेंड सार क्लासेज। स्वागत है आपका सार क्लासेज में। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के सिविक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को, क्लास 8 के सिविक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जिसका नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस। ये चैप्टर अगर एज ए स्टूडेंट क्लास 8 की बात करें या जनरल सिविलियन की बात करें या जनरल पीपुल्स की बात करें, अगर इंडियन सिटीजन हैं तो उन्होंने के लिए ये चैप्टर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में हम केवल ये क्या कह रहा है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझना। इसके टर्म में हम केवल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझने के दौरान हम क्या क्या चीजें जानेंगे? एफआईआर क्या जानेंगे? क्राइम जानेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जानेंगे, जजेज या कोर्ट का कैसे मामला होता है, या क्रिमिनल के साथ क्राइम किसी के साथ हो सकता है या कभी भी किसी के द्वारा क्राइम किया जा सकता है, तो कैसा उसका जस्टिस होता है, क्या उसका प्रोसीजिंग होता है, इसी बातों को हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रिमिनल जस्टिस को समझने से पहले हम थोड़ी बेसिक की बातें करेंगे। अपनी जो हमारा कंट्री है या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है या जो लेजिस्लेटिव है, इसकी थोड़ी बेसिक की बात करते हैं। बेसिक बात करने के लिए सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम जिस घर में रहते हैं, हम जिस क्या घर में रहते हैं, एक छोटे से घर को बढ़िया से चलाने के लिए, एक छोटे से फैमिली को बढ़िया से या फेथफुली रन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? रूल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? रूल की जरूरत पड़ती है। ना ही पैसे की, ना पैसा कम भी रहे, सब चीज रहे, रूल से फैमिली को बढ़िया से क्या किया जा सकता है? कैसे? हम जिस फैमिली में रहते हैं, सब फैमिली का क्या होता है? रूल होता है। कैसे रूल? बढ़िया से रहने के लिए। अब रूल क्या है कि 10 बजे के रात के बाद से घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अननोन पर्सन के साथ क्या कर सकते हैं? घूमने फिरने नहीं जा सकते हैं। बिना मतलब के लोगों को घर में नहीं ला सकते हैं। ये सब हमारे घर की फैमिली के क्या है? रूल हैं। क्यों? क्योंकि इसी रूल से अगर ऐसे रूल कुछ नहीं बनाएंगे हम लोग, तो हमारी फैमिली क्या हो जाएगी? बढ़िया से रन नहीं करेगी। तो इतने छोटे से फैमिली को बढ़िया से चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? रूल की जरूरत पड़ती है। तो हमारा देश भी तो एक फैमिली है। देश में कई सारे फैमिली हैं, कई करोड़ कई अरब फैमिली हैं। इतने फैमिली को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक बहुत बढ़िया रूल की। या पूरे कंट्री को बढ़िया चलाने के लिए क्या चाहिए? रूल चाहिए। तो कंट्री को रन करने के लिए हम क्या, हमको एक रूल से कंट्री नहीं चल सकता है। हमको एक घर बढ़िया से चलाना है तो बहुत से रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो देश को चलाने के लिए भी क्या करिए? बहुत से लॉट ऑफ रूल चाहिए। उन सारे रूलों को एक बुक में क्या कर रहे हैं? हम समराइज कर दे। क्या कर दें? तो वही बुक क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है? किसी भी कंट्री को रन करने के लिए जो रूल और लॉ होते हैं, उनका कलेक्शन ही क्या कहलाता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? हमारे कंट्री को रन करने के लिए जितने रूल और लॉ की जरूरत पड़ती है, उनको एक बुक में समराइज कर दिया गया है। वही बुक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम कोई नोट्स बनाते हैं तो कई सारे बातें होते हैं, तो स्टार मार दे के क्या लिख देते हैं? पॉइंट 1 स्टार मार देकर क्या लिख देते हैं? पॉइंट 2 स्टार मार देकर क्या लिख देते हैं? इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से रूल हैं, बहुत से सारे रूल को पॉइंट वाइज लिख दिया गया है। ऐसे ऐसे करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 रूल हैं। क्या है? 395 रूल है। तो इनको जो समराइज करके लिख दिया गया है, तो हर एक पॉइंट को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? 395 रूल हैं, तो हर रूल का को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमारा घर किससे चलता है? रूल से चलता है। तो कंट्री किससे चलता है? आर्टिकल से चलता है। यानी हमारे कंट्री को बढ़िया से रन करने के लिए कितने आर्टिकल की जरूरत पड़ती है? 395 आर्टिकल काम करते हैं, तो हमारा कंट्री बढ़िया से क्या होता है? रन होता है। क्या होता है? इतनी बात समझ लिए। ये था कॉन्स्टिट्यूशन, ये था। अब हम समझते हैं आईपीसी को। किसको समझते हैं? पीसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड। अब आईपीसी क्या होता है? जब हम हमारे घर को चलाने के लिए क्या किया बनाया गया है? रूल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? तो जब हम रूल को क्या करते हैं? वायलेंट करते हैं। क्या करते हैं? वायलेंट करते हैं। तो हमें क्या किया जाता है? पनिश किया जाता है। क्या किया जाता है? अब घर का रूल है कि 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है। रात को सोए हो, दरवाजा खोल के निकल गए घूमने, घूम फिर के आ रहे हो रात को 2 बजे, तो मम्मी पापा क्या करेंगे? मारेंगे एकदम। क्यों? हमने क्यों हम पनिश क्यों हुए? हमने रूल को क्या किया है? वायलेंट किया है। क्या किया है? वायलेंट किया है। तो हमें क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ठीक उसी प्रकार हमारे कंट्री को भी तो चलाने के लिए रूल है। जब हम भी उस रूल को तोड़ेंगे तो हमें भी क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार, इस प्रकार हम घर के रूल को तोड़ते हैं तब हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? मारते हैं। तो कंट्री का पेरेंट्स कौन है? गवर्नमेंट।
हम घर के रूल को तोड़ते हैं तो कौन पनिश करता है? हमारे पेरेंट्स। जब कंट्री के रूल को पनिश करेंगे तो कौन पनिश करेगा? गवर्नमेंट पनिश करेगी। क्या करेगी? अब एक बात देखते हैं, घर के रूल को तोड़ते हैं, घर के रूल को तो जो पनिश मिलता है, क्या मिलता है? जैसा ऑफेंस रहेगा वैसा पनिश रहेगा। अब रात को थोड़ा सा घूमने निकल गए तो एक दो थप्पड़ में क्या गए, काम चल जाएगी, एक दो थप्पड़ में बात बन जाएगी। अब बाहर निकले और किसी लड़के को क्या करे, सर फोड़ के घर पे चले आए, एक लड़के का हाथ तोड़ के घर पे चले आए, तो क्या पनिश बराबर? जितना पनिश घर से बाहर घूमने के लिए निकले थे उतना ही पनिश मिलेगा? नहीं, पनिश बढ़ जाएगा। डांट भी सुनेंगे, बहुत पिटाई खाएंगे। क्यों? हम ऑफेंस बढ़ा लिए हैं, हम भारी रूल कोई छोटा मोटा रूल नहीं तोड़े हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे कंट्री में कितने रूल हैं? 395 आर्टिकल हैं। अब सारे की जो वैलिडिटी अलग अलग है। गवर्नमेंट हमको कितना पनिश करेगी ये किस पे डिफाइन करता है? हम क्राइम कैसा कर रहे हैं या हम रूल कौन सा वायलेंट किए हैं। हम क्या कर रहे हैं? सड़क पे जा रहे हैं कि ट्रैफिक रूल तोड़ दिए, रूल तो यहां भी वायलेंट किए हैं हम, तो यहां पर भी हम पनिश होंगे, यहां पर भी क्या होंगे? अब आर्टिकल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर ये क्या कहता है? राइट टू लाइफ, राइट टू सबको जीने का अधिकार है, सबको जीने का, सबको जीने देना है। ये आर्टिकल 21 कहता है हम किसी को गोली मार दिए या हम किसी के गला काट दिए, वो डेथ कर गया। अब हमने रूल को क्या किया? वायलेंट किया, तो हमें पनिश किया जाएगा, हमें पनिश, तो इसमें ज्यादा पनिश कर दिया जाएगा। क्यों? ये सिंपल रूल को नहीं तोड़े हैं, ये सिंपल रूल को। तो जिस प्रकार हम घर के रूल को तोड़ते हैं तो हमें क्या किया जाता है? उसी प्रकार यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन के रूल को वायलेंट करते हैं तो हमें क्या किया जाता है? तो हमारे घर के ज्यादा रूल नहीं होते हैं, हमारे घर के रूल छोटे मोटे रूल होते हैं, इसीलिए जो पनिश करना है पेरेंट्स इजिली पनिश कर लेते हैं। पेरेंट्स क्या कर लेते हैं? अब घूम फिर के आते हैं तो कम पिटाते हैं, और बड़ा झगड़ा करके आते हैं तो ज्यादा पिटाते हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स को रूल बनाने की जरूरत नहीं है कि हाँ इस काम के लिए इतना मारेंगे। पेरेंट्स को तो रूल बनाने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये गलती करेगा तो इसके लिए इतना पिटाई करेंगे, ये गलती करेगा तो इसके लिए इतना पिटाई करेंगे। लेकिन कंट्री में तो बहुत से रूल हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से रूल हैं, तो इसके लिए हमें रूल बनाना पड़ा। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ा कि कौन सा क्राइम ऑफेंस होने पर कैसे पनिश किया जाओगे। वरना कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हुआ क्या था? लोग बिना मतलब के किसी को कोई रेप कर देता था, किसी को कोई क्या कर देता था, गोली मार देता था, कोई चोरी डकैती कर लेता था। बोलता क्या करोगे? दिखाओ कानून कि कंट्री किससे चलता है? कानून चलता है। तुम रूल दिखाओ जिससे हमको पनिश करोगे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर ने बनाया था, उन्होंने सब जो भी बनाया था पहले सब सोच के बनाया था। तो कंट्री को रन करने के लिए क्या बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन का रूल जो वायलेट करेगा उसको पनिश करने के लिए क्या बनाया गया है? आईपीसी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? आईपीसी के हर एक, जो आईपीसी में भी क्या है? रूल लॉ है। ये क्या बताता है कि किस रूल को वायलेट करने पर कौन सा पनिश दिया जाएगा। जैसे आईपीसी 302 आईपीसी 302 क्या कहता है? यदि कोई भी पर्सन आर्टिकल 21 को वायलेट करता है, आर्टिकल 21 को, तो क्या कहा है आईपीसी 302 में? हैंग टिल डेथ, हैंग टिल डेथ। ये आईपीसी 302 जिस फिल्म में देखते हैं क्या बोलता है? आईपीसी 302 के तहत तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। सजा क्या दी जाती है? मौत दी जाती है। तो जिस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे रूल थे, हर एक रूल को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। उसी तरह आईपीसी में भी बहुत से रूल हैं। आईपीसी में भी हर एक रूल को सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में सेक्शन, इंग्लिश में सेक्शन कहते हैं, हिंदी में धारा कहते हैं, उर्दू में दफा कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं बोलते तुम पर 302 धारा लग गया है या 420 धारा लग गया है। अक्सर लोगों को सुनते होंगे जब केस होता है तो हिंदी में धारा यही आईपीसी कहलाता है, इंग्लिश में सेक्शन यही आईपीसी ही कहलाता है। तो इसमें भी बहुत से रूल है, इसमें भी, लेकिन ये कंट्री को चलाने के लिए नहीं बनाया गया। आईपीसी कंट्री को चलाने के लिए नहीं बनाया गया है। कंट्री को चलाने के लिए क्या बनाया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन के रूल को जो वायलेट करेगा उसको पनिश करने के लिए क्या बनाया गया है? आईपीसी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? आईपीसी में टोटल 511 आईपीसी है, यानी ऐसे 511 क्राइम है जिनको करोगे तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। तुम कब बच सकते हो? तुम कोई ऐसा क्राइम करो, तुम कोई जो आईपीसी में उसका सजा दिया ही ना गया हो, लेकिन ऐसा है ही नहीं। दुनिया में जितने तरीके के क्राइम हो सकते हैं,
दुनिया में जितने तरीके के क्राइम हो सकता है वो आईपीसी में लिख दिए गए हैं, उससे वैसे कोई क्राइम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि 511 रूल हैं। तो उसमें आईपीसी अगर 302 की बात करें तो ये क्या है, सेक्शन 302, ये किसके पर लगता है? यदि कोई आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, राइट टू, सबको जीने का अधिकार है। अब तुम किसी से जीने का अधिकार छीन लो, तुम किसी जीने का अधिकार, तो 21 का पनिश क्या है? आईपीसी 302। यदि आर्टिकल 21 तोड़ोगे तो क्या लगेगा? 302। तो जज क्या कहता है कि हाँ भाई मर्डर कर दिए तो ये लो 302 लो। 302 क्या कहता है? हैंग टिल डेथ, तब तक लटकाए रखो जब तक मर न जाए। इसीलिए क्या दिए? 302 का मतलब क्या लोग समझते हैं? फांसी समझते हैं। तो 302 किस पर लगता है? 21 तोड़ने पर। जाकर आर्टिकल 21 तोड़ो, लटक जाओ। तो ये आईपीसी क्या है? लॉ ऑफ पनिश है, लॉ ऑफ। अब बात करते हैं आगे। जब घर के लोग, हम कोई क्या करते हैं, सिंपल देखो, पॉलिटिक्स समझना है, हम पॉलिटिक्स को अपने घर में भी फॉलो करते हैं। कैसे? घर को चलाने के लिए रूल बनाया गया, रूल को तोड़ के आएंगे क्या हो जाएंगे? पनिश खाएंगे। पनिश होने के बाद से क्या होता है? मान लो मम्मी पापा बढ़िया से मार दिए, बढ़िया से मार दिए, तो बाद में क्या हो जाता है? हल्दी चुनना जो भी, उसके बाद से समझाते कि नहीं समझाते हैं लोग, ट्रीटमेंट मिलता है नहीं बाद में समझाने के लिए। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने देखा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो देखा कि लोगों को पनिश कर दिया जा रहा है, लोगों को क्या कर दिया जा रहा है। तो इनको यदि समझाया नहीं गया या और डराया नहीं गया तो ये फिर क्राइम करेगा जाके। ये क्या करेगा? अब गलती करके आ रहे हैं, मम्मी पापा थोड़ा सा ऐसे ऐसे मार दिए, समझा दिए, तुम्हारे अंदर डर हुआ भी नहीं, तो तुम फिर जाओगे गलती करके आओगे, फिर किसी लड़के को फोड़ के आओगे। तो मम्मी पापा क्या करेंगे? इस बार कस के मारेंगे और फिर समझा देंगे कि अगला बार जाया ना मारने तो घर से बाहर निकाल देंगे, डरा देते हैं। तो ये बात कहाँ की होती है? जब किसी आदमी कोई अगर रूल को वायलेट कर देता है तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया जाएगा? उसको कॉन्स्टिट्यूशन तो उसका रूल वायलेट करेगा तो आईपीसी से पनिश किया जाएगा। अब पनिश करने के दौरान कितना दिन पनिश किया जाएगा? कितना दिन पनिश किया जाएगा? कैसे पनिश किया जाएगा? क्या है क्या नहीं, ये सारा बात किस में मिलता है? सीआरपीसी में मिलता है, सीआरपीसी में मिलता है। ये था हमारा चैप्टर को समझने के लिए बेसिक टर्म सीआरपीसी। सीआरपीसी है क्या? क्रिमिनल प्रोसीजिंग कोर्ट। क्रिमिनल प्रोसीजिंग कोर्ट में जाने के बाद से उसका क्या प्रोसीजिंग रहेगा, ये बात किस में देखते हैं? हम सीआरपीसी में देखते हैं। और आईपीसी से क्या कहता है? पुलिस जो पनिश करती है ना, पुलिस के काम सिर्फ इतना ही होता है। अभी सब बातें को समझते हैं। तो ये थे हमारे बेसिक, ये थे हमारे। अब हम अपने चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब अपने चैप्टर के क्या आते हैं? मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। चैप्टर हमारा है क्या? अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस, तो एक वर्ड आ रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कौन सा जस्टिस सिस्टम समझना है? तो क्रिमिनल मतलब होता क्या है? क्रिमिनल किसे, क्रिमिनल, व्हाट इज क्रिमिनल, किसी क्रिमिनल क्या है, या हु इज क्रिमिनल, हु, कौन क्रिमिनल है? क्रिमिनल कौन है? तो जो किसी भी तरह के क्राइम को करता है, जो किसी भी तरह के क्राइम को करता है, वही पर्सन क्या कहलाता है? क्रिमिनल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक कोई पर्सन ए है, कोई क्या है? पर्सन। यदि ये कोई क्राइम कर दे, यदि ये कोई क्या कर दे? क्राइम कर दे, क्या कर दे? तो ये अब पर्सन क्या बन जाएगा? क्रिमिनल बन जाएगा। यदि कोई पर्सन ए है, ये कोई क्राइम करता है, तो ये क्या बन जाएगा? क्रिमिनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रिमिनल बन जाएगा। अब बात करते हैं भाई ये क्राइम क्या है, ये क्राइम क्या है? तो क्राइम दो टाइप का होता है। क्राइम कितने टाइप का होता है? एक होता है नॉन कॉग्निजेबल क्राइम। कौन सा क्राइम होता है? नॉन कॉग्निजेबल होता है। और एक होता है कॉग्निजेबल। क्या? कॉग्निजेबल। क्राइम है क्या? हम किसी भी रूल को वायलेट करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल नजर में क्या है? क्राइम है। क्या है? क्राइम है। अब किसी भी रूल को कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 कहता है नॉट डिस्क्रिमिनेट फॉर सेक्स, कलर, रिलीजन। हम किसी को भी रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब एक हम ट्यूशन खोल दें, इसमें बोल दें कि हाँ इसमें हम केवल लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, लड़का को क्यों पढ़ाएंगे, हम क्राइम कर दिए हैं। हम क्योंकि रूल को वायलेट किए हैं, हम रूल को क्या किए हैं? वायलेट किए हैं। तो हम किसी भी रूल को वायलेट करते हैं, किसी भी रूल को, तो हम एक क्राइम कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? और हम क्या बन जाते हैं? क्रिमिनल बन जाते हैं। किसी भी रूल को वायलेट करते हैं तो वो रूल के वायलेट के कंडीशन पे, क्योंकि सारे रूल एक बराबर है नहीं,
सारे रूल एक बराबर, कुछ रूल बहुत हाई जरूरी है, कुछ रूल कम जरूरी है, सारे की प्रायोरिटी क्या क्या है, अलग अलग है। उसी तरह क्राइम की भी प्रायोरिटी क्या क्या किया गया है, अलग किया गया है। तो क्राइम को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? एक भाग बांटा गया कॉग्निजेबल क्राइम, क्या हो गया, और एक हुआ नॉन कॉग्निजेबल क्राइम। तो नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल और जो छोटे मोटे या हल्के क्राइम होते हैं, जो छोटे मोटे हल्के क्राइम होते हैं जिससे किसी, क्योंकि जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन रूल बनाया गया किसके लिए बनाया गया है? लोगों के लिए बनाया है। लोग जिंदा रहेंगे, लोग सुखी रहेंगे। तो वैसे क्राइम जिससे लोगों को क्या हो, भारी क्षति या नुकसान ना हो, भारी क्षति या नुकसान ना हो। भले ही प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए चलेगा, प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए, घर को नुकसान हो जाए, लेकिन आदमी को भारी क्षति या नुकसान ना हो, वो क्राइम क्या कहलाता है? नॉन कॉग्निजेबल क्राइम कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉन कॉग्निजेबल क्राइम होता है। इसे आदमी को, हमने किसी का क्या किया, मोबाइल चोरी कर लिया, क्या कर लिया, घर उसका जला, कपड़ा जला दिया, पैसा उसका छीन कर लेकर भाग गए, उसका पैसा छीन कर लेकर उसका जमीन हड़प लिए, जमीन क्या कर लिए, धोखा दे दिए, गाली दे दिए। ये सब कौन से क्राइम है? नॉन कॉग्निजेबल क्राइम है। कौन से कैसे क्राइम है? क्योंकि इससे आदमी को क्षति नहीं है, आदमी को क्षति, उसके प्रॉपर्टी को या लिविंग अदर चीज को क्या है, नुकसान है, आदमी को क्षति। तो वैसे क्राइम जो छोटे मोटे होते हैं, जो आदमी को भी से नुकसान ना पहुंचाए, हर्ट आदमी को ना करे, एक्यूज आदमी को ना करे, वैसे क्राइम क्या कहलाता है? नॉन कॉग्निजेबल क्राइम कहलाता है। क्या कहलाता है? और वैसे क्राइम जो आदमी के राइट फॉर लाइफ और आदमी को नुकसान पहुंचाए, वो क्राइम कैसे कहलाते हैं? कॉग्निजेबल क्राइम। अब तुम मार कर किसी का सर फोड़ दो, क्या फोड़ दो, जान जा सकती थी, आंख मारकर फोड़ दो, तो ये सब कैसे क्राइम है? कॉग्निजेबल क्राइम है। क्या है? क्राइम है। किसी का, अगर कोई किसी का रेप कर दे, किसी का किडनैपिंग कर ले, ये सब मर्डर कर दे, ये सब कैसे क्राइम है? कॉग्निजेबल क्राइम है। कैसे क्राइम है? और ये कौन, आज छोटे मोटे जो क्राइम करते हैं, चोरी कर ले, तो इससे आदमी की जान नहीं जा सकती है। हम किताब चुरा कर लेकर चले गए, कोई लड़का मेरा पैसा चुरा ले, क्या मेरी जान चली जाएगी? नहीं। मुझे धोखा दे दिया कोई, मेरी जान चली गई? नहीं। मेरा जमीन हड़प लिया, मेरी जान चली गई? नहीं। मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये क्राइम क्या कहलाते हैं? और जो हाईली जो कॉग्निजेबल होते हैं, वो इंसानों के लिए खतरा होते हैं, या आदमी को खतरा हो, वो कौन से क्राइम कहलाते हैं? अब दोनों में अंतर है। दोनों में क्या है? यदि कोई आदमी क्राइम कर दिया, क्या कर दिया, क्राइम कर देने के बाद से जिसके साथ क्राइम होता है, जिसके साथ क्राइम होता है, वो कहां जाता है? अब पुलिस स्टेशन में जाता है। कहां पर जाता है? पुलिस। अब तो उसके साथ क्राइम हो चुका है, तो क्राइम होने से दो चीज आते हैं। क्या आते हैं? एक आता है क्रिमिनल, जो क्राइम किया है, जो क्राइम क्या किया है वो क्या है? क्रिमिनल है। क्या है? क्रिमिनल है। और जो जिसके साथ क्राइम हुआ है, जिसके साथ क्राइम, वो प्रोसिक्यूटर है। वो क्या है? मान लो मेरे रास्ते से जा रहा था, लड़कों ने मुझे मार दिया, सरों से फोड़ दिया, तो जो लड़के मुझे मारे वो क्या बन गए हैं? अब वो क्रिमिनल है और मैं प्रोसिक्यूटर हूँ। क्लियर? अब देखते हैं होती क्या है। क्राइम हो जाने के बाद से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है क्या? अगर बात करें तो सीआरपीसी में, किसमें? सीआरपीसी 356 कहता क्या है? सीआरपीसी 356 ये कहता है कि कोई भी प्रोसिक्यूटर है, यदि किसी के साथ कुछ क्राइम हो गया है, किसी के साथ कुछ क्राइम, तो वो क्या करेगा? उसका पहला काम होगा, वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके एक रिपोर्ट लिखवाएगा, जो रिपोर्ट क्या कहलाता है? एफआईआर। सिलेबस में 8 क्लास के दिया है क्वेश्चन, एफआईआर। एफआईआर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन। अब हमारे साथ कोई क्राइम हो गया है, हमारे साथ क्या हो गया है, तो हम किससे रिपोर्ट इंफॉर्मेशन देंगे? मम्मी को कि मम्मी क्राइम हो गया, दादाजी को, मौसी को रिपोर्ट करेंगे? नहीं। अगर क्राइम होता है, सबसे पहले कहां जाएंगे? नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाएंगे। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पर एक रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। तो जो पुलिस होता है, एक पेपर पर क्या लिख लेता है? ये रिपोर्ट जो होता है, एफआईआर होता है, हम पुलिस से भी कह सकते हैं लिखने के लिए, और खुद भी लिख कर दे सकते हैं। एक सिंपल सा एप्लीकेशन होता है, सेवा में थाना महोदय, थाना प्रधान को जो भी लिख देंगे, थाना नियरेस्ट होगा। लिखने के बाद से वो थाना में जब दे देते हैं, तो पुलिस को वो एफआईआर लेना है। पुलिस को वो एफआईआर हर हाल में लेना है, हर हाल में लेना है। अगर पुलिस नाकानुकी करती है, तो पुलिस से क्या कहेंगे? सर 356B जानते हैं?
356 ये कहता है कि किसी के साथ क्राइम होता है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन के सर्किल में वो क्राइम हुआ है उस पुलिस स्टेशन का जो थाना इंचार्ज होगा, टीआई जो एसआई होता है, दरोगा होता है, उसका ये कर्तव्य है, सबसे पहला ड्यूटी क्या है कि जो प्रोसिक्यूटर आया है उसका एफआईआर लिखना, एफआईआर लिखना। अगर वो बोलता है कि नहीं हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, जो क्राइमिनल है पैसा दे दिए, तो पुलिस अगर नाकानूकी करती है तो उसे क्या कहेंगे? 356B 356 ये कहता है कि अगर वो पुलिस ऑफिसर एफआईआर नहीं लिखता है, एफआईआर, तो वो भी एक क्राइम कर चुका है और वो भी क्रिमिनल है। अब हम जो क्राइम किए हैं उन पर तो केस करेंगे ही, एफआईआर करेंगे ही, कर सकते हैं, इस पुलिस वाले पर भी एक एफआईआर कर सकते हैं। कहां पे जाके? कि मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, एसडीएम के जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके ऑफिस में जाके क्या कर सकते हैं? इन दोनों के ऊपर एफआईआर करवा सकते हैं कि ये तो बोलेंगे सर मेरे साथ ये क्राइम किए और जब इस रिपोर्ट को लेकर पहुंचा मैं थाने में तो ये सर रिपोर्ट नहीं लिखे थे। तो कैसा कभी होता नहीं है, हमारे साथ क्राइम हो तो हम जब भी थाना में रिपोर्ट लिखाने वाले जाते हैं तो पुलिस वाले क्या करते हैं? लेकिन मान लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है इतना बढ़िया से बनाया है कि मान लेते हैं हम थाना में गए रिपोर्ट लिखाने, हम थाना में गए रिपोर्ट लिखवाने, तो ये थाना रिपोर्ट एफआईआर लिखा नहीं, एफआईआर हम एसडी मजिस्ट्रेट के भी ऑफिस में गए, कहां पर गए? वहां भी एफआईआर कोई, मान लो जो क्रिमिनल है बहुत बड़ा आदमी हो, कोई नेता का लड़का हो, कोई एमपी का लड़का हो, तो वो सबको पैसा देकर फिट कर देगा, हमारा कोई एफआईआर लिखा ही नहीं, हमारा कोई एफआईआर, तो क्या हमको न्याय नहीं मिलेगा? जस्टिस हमारे साथ नहीं होगा? होगा। जब कोई एफआईआर, ये हमारा जहां पर क्राइम हुआ है वहां को यदि कोई एफआईआर नहीं लिखता है तो हम किसी दूसरे जगह के थाने में भी जाकर क्या कर सकते हैं? ये एफआईआर लिखवा सकते हैं, ये एफआईआर लिखवा सकते हैं देश के किसी भी थाने में जाके ये एफआईआर, क्योंकि सारे थानों को तो कोई खरीद नहीं सकता है। लेकिन हाँ, यदि दूसरे थाने में एफआईआर जाकर लिखवाते हैं तो वो हो जाता है 0 एफआईआर। क्या हो जाता है? 0 एफआईआर। क्या होता है? जैसे सुशांत सिंह मामले की, राजपूत की जो मुंबई में हत्या हुआ था, वो हत्या हुआ था मुंबई में, वो हत्या हुआ था मुंबई में, तो वैसा मान सकते हैं कि मुंबई में कुछ रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रहा था, तो सुशांत सिंह राजपूत की पापा जी ने एफआईआर कहां दर्ज कराया था? पटना में कराया था। कहां पे कराया था? तो मर्डर हुआ मुंबई में, एफआईआर दर्ज हुआ कहां पे? पटना में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आजादी देता है, हम कहीं भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, पुलिस को करना पड़ेगा। तो जो अगर जहां पे क्राइम हुआ है, अगर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या मुंबई में हुई थी, एफआईआर मुंबई में दर्ज कराया जाता है। एफआईआर कहां पे दर्ज कराया जाता? तो वो एफआईआर 0 एफआईआर ना होता, नॉर्मल एफआईआर होता। लेकिन जहां पे क्राइम हुआ है वहां पे एफआईआर दर्ज ना करा के, हो सकता है कि यहाँ के लोग उस पुलिस वाले पर क्या बनाए? प्रेशर बनाए, तो जांच को इफेक्टिव कर सकते हैं। तो हम दूसरे जगह से एफआईआर दर्ज कराते हैं तो ये एफआईआर क्या कहलाता है? 0 एफआईआर कहलाता है। क्या कहलाता है? एफआईआर, यानी करना है तो करना है। तो जब हमारे साथ क्राइम हुआ तो हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो पुलिस क्या करता है? सबसे पहले एफआईआर दर्ज करता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद से पुलिस क्या है, कुछ काम करेगा। पुलिस को काम करने के लिए क्या मिलना चाहिए? परमिशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो परमिशन उसको मिलता कहां से है? जैसे ही कोई प्रोसिक्यूटर जाता है और थाने में क्या लिखवा देता है? एक एफआईआर लिखवा देता है। क्या लिखवा देता है? एफआईआर का एक नंबर होता है। एफआईआर का क्या होता है? नंबर होता है। जैसे अगर हम गए आज के डेट में, अगर आज कितना तारीख है? 16 तारीख 2020 है, तो एफआईआर का जो हर थाना का कोड होता है, ऊपर कोड रहेगा और नीचे सन ईस्वी रहेगा। जैसे अगर 111/2020, 111/2020 और लिख देगा लंका थाना, मतलब ये लंका थाना का 111वां नंबर एफआईआर है 2020 ईस्वी का। 111 नंबर एफआईआर है 2020 ईस्वी का। तो जब भी क्राइम हो जाता है तो हमारा फर्ला ड्यूटी क्या है कि हम नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके क्या करेंगे? एफआईआर लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे? एफआईआर लिखवाएंगे। एफआईआर लिखवाने के बाद से हमारी काम क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। 8th क्लास में क्वेश्चन भी दिया है, व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस? व्हाट इज द रोल ऑफ? तो अब हम पुलिस स्टेशन में चले गए हैं, अब पुलिस की रोल देखते हैं। रोल ऑफ पुलिस, रोल ऑफ, तो मूवी में जो पुलिस की रोल दिखाया जाता है वो एक्चुअल में है ही नहीं। मूवी में जो रोल दिखाया, मूवी में क्या दिखाया जाता है? पुलिस खुद से पनिशमेंट देने लगती है, डंडा मारने लगती है, खुद से फैसला ले सकती है। ऐसा पुलिस को अधिकार नहीं है। पुलिस को सिर्फ इतना ही राइट दिया गया है, इंट्रोगेट कर सकता है और इन्वेस्टिगेट करता है। क्या करता है?
इसी इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन में क्या किया गया है, पुलिस को कुछ पावर दिए गए हैं। पुलिस को क्या दिए गए हैं, तो जब भी कोई क्राइम होता है तो हम पहला रूल क्या किए, एफआईआर लिखवा दिए। एफआईआर थाने में दर्ज हो जाती है। अब यहाँ से क्या शुरू होता है, रोल ऑफ पुलिस। तो जो पुलिस स्टेशन का जो थाना इंचार्ज होता है वो सबसे पहले क्या देखता है कि एक जो एफआईआर दर्ज कराया गया है ये क्राइम कौन सा है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज करा रहा है तो जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो देखेंगे कि ये क्राइम जिसके ऊपर एफआईआर दे, मैंने गए सर फला फला आदमी मेरे साथ ऐसे ऐसा क्राइम कर दिए, तो वो कोई भी क्राइम हो सकता है। तो जो थाना इंचार्ज होता है वो दो चीज देखता है कि ये क्राइम कौन सा है, कॉग्निजेबल क्राइम है कि नॉन कॉग्निजेबल। यदि क्राइम नॉन कॉग्निजेबल होगा, यदि क्राइम कौन सा होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा, तो वो थाना इंचार्ज आदमी को तुरंत नहीं पकड़ेगा। जिसके ऊपर एफआईआर कराया गया है तुरंत अरेस्ट नहीं करेगा। एफआईआर को कहां लेकर जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास या एसपी ऑफिस, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की ऑफिस होती है उसके ऑफिस में वो एफआईआर लेकर जाएगा और उस पर क्या कराएगा, वारंट इश्यू कराएगा। क्या इश्यू कराएगा, अरेस्ट वारंट इश्यू को शॉर्ट में वारंट बोलते हैं। उस वारंट को इश्यू कराने के बाद भी क्या करेगा, उस आदमी को पकड़ेगा। उस आदमी को, अब हम किसी का कोई हमारा पैसा चुरा लिया, कोई हमको क्या कर दिया, धोखा दे दिया, गाली दे दिया या कुछ भी कर लिया, तो ये कौन सा क्राइम है, नॉन कॉग्निजेबल क्राइम है। इस क्राइम का एफआईआर हम थाना में जाकर लिखवा दें तो आज एफआईआर लिखवा के आए, कल पुलिस पकड़ने नहीं आ जाएगी। कल पुलिस पकड़ने, पुलिस कुछ दिन बाद पकड़ने आएगी। क्यों, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल क्राइम में पुलिस तभी अरेस्ट करेगी जब उसके पास क्या हो, वारंट हो। क्या हो, या हम पर भी कोई अगर एफआईआर लिखवा देता है तो पुलिस तुरंत आ जाती है अरेस्ट करने, तो हम सबसे पहले पुलिस से क्या डिमांड करेंगे, अरेस्ट वारंट दिखाओ, अरेस्ट। क्योंकि अभी हम मान लो हम जो क्राइम किए वो कौन सा क्राइम है, नॉन कॉग्निजेबल क्राइम है, नॉन। और आर्टिकल 22 में लिखा गया है यदि क्राइम नॉन कॉग्निजेबल होगा तो पुलिस बिना वारंट का गिरफ्तार नहीं कर सकती है, गिरफ्तार। लेकिन कब, जब क्राइम कौन सा हो, नॉन कॉग्निजेबल क्राइम हो, तबे पुलिस रुकेगा, तबे पुलिस। अब क्राइम कॉग्निजेबल कर दिए हो, मार कर किसी का गर्दन काट दिए हो, मार कर किसी क्या कर दिए, या खूब बढ़िया से मार दिए, वो हाफ मर्डर हो गया, सर बढ़िया से मार के फोड़ दिए, एकदम सर आधा आधा हो गया। अब वो जाएगा एफआईआर दर्ज कराएगा तो अब पुलिस वेट नहीं करेगा, अब पुलिस वेट नहीं करेगा, तुरंत गाड़ी उठाएगा लेकर चलाएगा घर पे पकड़ने के लिए। क्या करने के लिए, अब हम कहें हाँ सर एफआईआर दिखाइए, मारेगा 2 थप्पड़, कहेगा क्राइम करते हो कॉग्निजेबल और मांगते हो एफआईआर, चलो थाना मिल जाएगा। यदि क्राइम कॉग्निजेबल करते हैं तो पुलिस को क्या है, वारंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पुलिस क्या करेगी, डायरेक्ट उठा के लेकर चली जाएगी कोर्ट, थानों में डायरेक्ट पुलिस उठा के लेकर चली जाएगी, थाने में लेकर जाती है, कोर्ट में नहीं लेकर जाती है, थाने में लेकर जाती है। कहां पर लेकर जाती है, पुलिस का रोल अभी यहां तक है, थाने में लेकर गई पुलिस, वहां पर थाने में क्या करती है, इंट्रोगेट करती है। क्या करती है, इंट्रोगेट करती है। क्या करती है, इंट्रोगेट करने के दौरान वो चीज क्या कराती है, लोगों को नॉर्मल सवाल पूछती है कि तुम क्राइम किए नहीं किए, तुमसे कबूलनामा करवाती है। अगर तुम क्राइम एक्सेप्ट करते हो कि हाँ भाई मैंने क्राइम किया है, तो तुम्हारी रजनामी कॉपी पे क्या करवाती है, लिखवा सकती है। लेकिन अभी तक कहीं भी ये दिखाया नहीं गया है कि पुलिस को मारने का अधिकार है, पुलिस को मारने का। लेकिन ये इंट्रोगेशन का जो पहले सिर्फ इतना ही इंट्रोगेट की रूल बनाया गया था कि पुलिस को एफआईआर करने के बाद से ये पावर है कि पुलिस क्या कर सकती है, जिसके ऊपर ये एक्यूज किया गया है, एफआईआर लगाया गया है, उसको क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है और इंट्रोगेट कर सकती है। इस बात का पुलिस बहुत मिसयूज करती थी, इस बात का क्या करती थी। अब आदमी को कोई आदमी जाके अरेस्ट वारंट एफआईआर कराया, अरेस्ट वारंट निकला, ले आकर थाना में क्या किया, सब रख लिया सब। अब उसको ले आकर रखा है, सब आराम से मजे में धो रहा है, सब 10 दिन 15 दिन खूब बढ़िया से कुटाई कर रहा है, सब एकदम सर्फ एक्सल लगा कर ले दनादन धोवाई कर रहा है, सब आदमी डेड हो जाता था। तो 1987 तक पुलिस कस्टडी में आदमी बहुत सारे मर जाते थे, आदमी बहुत सारे। तो डीके वासु एक वकील थे जो सुप्रीम कोर्ट को क्या किए, सब बात बताएं कि पुलिस कस्टडी में क्या है, पुलिस लोगों को मार दे रहा है, सब इसके लिए कुछ उपाय बनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट को विभाग, हाँ ये तो बात जरूरी है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या बनाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया अमेंडमेंट करती है और आर्टिकल 32 में क्या लाती है, हैबियस कॉर्पस लाती है। क्या लाती है, हैबियस कॉर्पस लाती है। ये बोल दी कि देख भाई पुलिस,
ये ठीक है, मानते हैं कि तेरे पास पावर है कि जब एफआईआर करेगा तो तुमको क्या करना है, अरेस्ट करना है और उसको थाना में लाकर रखना है। लेकिन एक बात जान लो, 24 घंटा से बेसी, 24 घंटा से तुम थाने में रख नहीं सकते हो। पुलिस जब भी किसी को अरेस्ट करेगी तो 24 घंटे से अधिक थानों में तुमको, क्योंकि जानता था कि अगर थाना में अगर तो 2 दिन से बेसी रखेगा सब, 1 दिन से बेसी तो धोएगा सब, क्या करेगा सब। अब हो सकता है जिस आदमी पर एफआईआर हुआ हो वो पहले से ही पुलिस से भाग रहा हो, 2 दिन से कुछ खाया पिए ना हो, 2 दिन से कुछ, पुलिस भी पकड़ के 2 दिन 3 दिन रख ली और धो रही है, वो 4-5 दिन से बिना खाए हुए है और पुलिस लेकर फिर धोने लगी, वैसे ही मर जाएगा। तो जज इस बात को जानता है, कोर्ट इस बात को जानता है, तो बोल दिया कि ठीक है भाई पुलिस तू पकड़, तुम पकड़ो और कितना दिन तक रखना है, जो भी पूछना है हाल चाल खाना मौसी जो भी पूछना है तुम 24 घंटा में पूछ लो, 24 घंटा में, और 24 घंटा बाद लाकर मजिस्ट्रेट को दे देना है तुमको, 24 घंटा तक लाकर मजिस्ट्रेट को दे देना है। क्लियर? तो पुलिस का रोल इतना ही है, पकड़ना है, 24 घंटा तक क्या करना है, इंट्रोगेट करना है। हाँ, इसमें छुट्टी का दिन नहीं लिया जाता है, छुट्टी का दिन। यदि पुलिस किसी को सैटरडे को पकड़ती है, पुलिस किसी को सैटरडे को पकड़ती है तो क्या किया जाएगा, उसको मंडे को दिया जाएगा, क्योंकि संडे काउंट नहीं होता है। और ही बताया गया रूल, ठीक है तुम पुलिस को वारंट ले, लेकिन बच्चों को और महिला को, बच्चों को और इंट्रोगेट करने के लिए भी तुम थानों में नहीं बुला सकते हो। जैसे पुलिस को राइट है किसी भी आदमी को 24 घंटे के लिए वो इंट्रोगेट करने के लिए क्या कर सकता है, हम क्राइम में है कि नहीं है, पुलिस को केवल शक है, पुलिस को क्या है केवल, तो वो इंट्रोगेट करने के लिए हमें थाने में क्या कर सकता है, ले जा सकता है। लेकिन बच्चों को, लड़कियों को और महिलाओं को इंट्रोगेट करने के लिए भी थानों में, उसको अगर महिला पर किसी को डाउट है तो वो इंट्रोगेट करने के लिए कहां पर आएगा, घर ही पर आके इंट्रोगेट करेगा। किसी लड़की को या लड़कों को इंट्रोगेट करने के लिए थाना में नहीं ले आ सकता है, वो घर ही पर आएगा। और महिलाओं को रात में पुलिस, चाहे वो कॉग्निजेबल क्राइम की हो चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल क्राइम की हो, लेडीज को या गर्ल को रात में पुलिस कभी अरेस्ट नहीं कर सकती है। ये कुछ लॉ थे और पुलिस का रोल इतना ही तक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, अब जब ये 24 घंटा बाद क्या करेगा, जिस आरोपी को पकड़ा है, जिस एक्यूज को पकड़ा है, उसे क्या करेगा, लेकर जाएगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, जो जजेज होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके पास ले आके दे देगा, बोलेगा माय लॉर्ड जय हिंद सर ये आरोपी है। तब जैसे अब ये क्या करता है, पुलिस पकड़ के लाया थाना में, पुलिस पकड़ के लाया और उसे पूछताछ करता है और एक चीज तैयार करता है। क्या करता है, अब वो एक पेपर पे जो एफआईआर हुआ था उसके ऊपर क्या करता है, अब पकड़ के लाया, क्या किया है, मर्डर किया है, हाँ तो मर्डर किया है, मर्डर कर दिया, तो ये लो, एक जो एफआईआर था उसके ऊपर लिख देगा आईपीसी 302। अब किसका एफआईआर किया है, लड़की का, किसका मर्डर किया, लड़की का, मतलब रेप भी किया है, ये लो आईपीसी 376 रेप के लिए लगता है ये। 4 लोग मिल क्या किया है, ये और ले लो 375 भी साथ लेके जाओ। 3 आईपीसी एफआईआर के ऊपर क्या कर देगा, अब ये एफआईआर ना रख के क्या कहलाता है, चार्जशीट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चार्जशीट। चार्जशीट का मतलब होता है एक्यूज करना। क्या करना, हम ये आरोप लगाते हैं कि तुम दोनों ये गलतियां की हो, तुम दोनों ये गलतियां, और यही तुमको सजा दिया जाएगा। पुलिस ये लिख के भेज देती है। अब पुलिस लेकर गई और ले आकर दे दी, जय हिंद सर ये लीजिए, बोला कहाँ लाया है ये, तो सर ये आरोपी है सब, तो क्या किया है सब, तो बताएगा वो। इससे बढ़िया बताने का टाइम कहाँ है मजिस्ट्रेट के पास, इससे बढ़िया क्या करना, वो रूल बना दिया गया है। जो उसका एफआईआर है उस एफआईआर पर तुम क्या लिख दोगे, जो जो गुनाह किया है सब उसका आईपीसी लिख दो। अब वो एफआईआर ना रह के क्या हो गया, चार्जशीट हो गया। तो चार्जशीट इज ए कॉपी ऑफ एक्यूज, जो उसको आरोपित किया जाता है। पुलिस क्या करती है, आईपीसी धारा लगाती है कि ये चोरी किए हो, आईपीसी 420 लगा के भेज देगा जाओ। तो वो जो मजिस्ट्रेट देखेगा तो उसके पास अब एफआईआर हाथ में नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, चार्जशीट रहता है। बाकायदे जो चार्जशीट पुलिस बनाता है अपना नाम, अपना मुहर ये लिख के बनाता है कि मैं फलना अधिकारी ये आरोपित करता हूं, ये गुनाह आरोप लगाता हूं कि फलना आदमी क्या है, ये पर्सन आरोपित है, इंसोनेंट है, गुनाहगार है, ठीक है, इस पर कार्रवाई करना है। तो पुलिस डूके वास्तव ने देखा था क्या, ये सब 5 दिन 7 दिन रख के मार डाल रहा है सब। तो जज कोर्ट बोल दे सुप्रीम कोर्ट की, देख भाई 24 घंटा से बेसी तुमको रखना नहीं है, 24 घंटा से बेसी तुमको, कोई भी आदमी किसी को 24 घंटा से बेसी नहीं रख सकता है। मेरा एक फ्रेंड
फ्रेंड है, उसके पापा जी उसको जबरदस्ती 2 दिन से रूम में बंद करके रख दिए, जबरदस्ती 2 दिन से रूम में बंद करके। ये बात मुझे मालूम चल गया, ये बात मुझे। तो मैं ये आर्टिकल 32 इतना पावर देता है कि यदि किसी भी आदमी को, देश के किसी भी पर्सन को 24 घंटे से ज्यादा बंदी बनाया गया है, तो ना थाना में जाना है, ना जिले कोर्ट में जाना है, ना मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाना है, ना हाई कोर्ट में जाना है, सीधे कहां जाना है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो तुम। आर्टिकल 32 इतना पावर देता है। लेकिन कब? जब किसी आदमी को गलत तरीके से 24 घंटा से अधिक बंदी बना दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में जाओ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का फॉर्म भरो, देखो तुरंत 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हाँ, इलीगल तरीका से। अब फ्रेंड है, जब जाओ सुप्रीम कोर्ट से केस कर दूं, पुलिस आए तो वो बोल दे मैं तो आराम से घर में हूं, पापा जी कहाँ बंद किए थे, तो बात गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। तो इसीलिए इस रूल को भी फॉलो कराने के लिए पुलिस क्या करती है, 24 घंटे से अधिक उस आदमी को नहीं रख सकती है। तो वो 24 घंटे के दौरान क्या कर देगी, जो भी इंट्रोगेट करना है कर लेती है, और FIR पर IPC लगा के क्या कर देती है, भेज देती है। अब यही जब FIR पे IPC लिख दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है, चार्जशीट कहलाता है। क्या कहलाता है, चार्जशीट कहलाता है। वो चार्जशीट लेके किस पे चला जाता है, मजिस्ट्रेट के पास। तो मजिस्ट्रेट पूछता है, मजिस्ट्रेट क्या करता है कि ये मारा नहीं न है, क्योंकि पुलिस को ये लॉ अभी नहीं दिया गया। पुलिस मारेगी, पुलिस मारेगी, पुलिस को भी मारने का पावर मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। पुलिस जब फर्स्ट बार अरेस्ट करती है, 1 थप्पड़ भी नहीं मारती है, 1 और पुलिस क्यों नहीं मारती, क्योंकि अभी उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया है। जब पहली बार FIR, अभी उसमें क्या करना है, पूछताछ करना है। क्या करना है, मारने के लिए नहीं कहा गया है, मारने के लिए नहीं कहा गया है। तो अभी वो पूछताछ करके चार्जशीट लगा के भेज देगी मजिस्ट्रेट के पास। तभी वो मजिस्ट्रेट पूछेगा, जो भी एक्यूज होगा। तो जैसे ही कोई आदमी अब अपराधी, अब वो क्रिमिनल बन चुका है, क्या बन चुका है, तो आर्टिकल 22 ये कहता है, यदि हम पर कोई आरोप लगाया जाता है, हम पर कोई क्या लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है, तो आर्टिकल 22 हमें कुछ पावर देता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करे तो जिसके ऊपर आरोप लग गया वो गया, जिसके ऊपर आरोप लग गया वो क्या हो गया, फंस गया। नहीं, जब भी हो, भले हैं हम दोषी हो या निर्दोष हो, हमें गलती हो या ना हो, जब हमको आरोपी बनाया जाएगा तो हमारे पास भी क्या रहेगा, कुछ पावर रहेगा। पहला पावर हमको ये रहता है कि हम एक अपने वकील रख सकते हैं, जो क्या कहलाता है, डिफेंस वकील कहलाता है, या डिफेंसर वकील कहलाता है। हम अपने पैसा से चाहे तो वकील रख सकते हैं, और यदि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा, अब कोई धनी आदमी है, गरीब आदमी पे केस कर दिया, तो थाना में FIR लगा दिया, वो एक्यूज हो गया, तो उसके पास तो वकील रखने का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं, तो वकील कहां से रखेगा। तो उसकी वकील गवर्नमेंट रखती है, उसकी वकील क्या रखती है, गवर्नमेंट रखती है। तो यहां पर उसको पहला पावर क्या मिलेगा कि उसको अपना वकील रखने का पावर है। अगर पैसा नहीं हो तो गवर्नमेंट उसकी वकील रखेगी। दूसरा पावर क्या है, उसको ये जानने का अधिकार रहेगा, उसको यह जानने का कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है और किस चीज के लिए उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस पकड़ के लेकर जेल में डाल दे, उसको मालूम नहीं है कि पुलिस पकड़ के क्यों ले जा रही है, कोर्ट में हम क्यों जा रहे हैं, ये सब चीज जानने को क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। और ये सारी बात अपने किसी फैमिली मेंबर को बताने का उसके पास क्या रहेगा, राइट रहेगा। ऐसा नहीं कि पुलिस ले आकर पकड़ के जेल में डाल दी, बस सड़े जा रहे हो, ना घर से बात कर पा रहे हो, कुछ तुमको मालूम नहीं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अगर करता है तो तुम सीधे जाओ सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि तुम्हारे फंडामेंटल राइट को क्या किया गया है, वायलेट किया गया है। तो ये जिस आदमी को एक्यूज किया जाता है, उस आदमी पर क्या लगता है, इतने पावर उसको मिल जाते हैं, इतने पावर उसको। तो यहाँ पुलिस का रोल खत्म हुआ, यहाँ अभी पुलिस का रोल। तो यहाँ पुलिस क्या कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इंट्रोगेट की थी। अब जो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास लेके, तो क्राइम नॉन कॉग्निजेबल होगा। क्राइम मान लो चोरी किया है, बस कुछ किया है, तो सीधे उसको क्या कर देती है, जज सीधे सुनवाई करके जेल में भेज देता है। कहाँ भेज देता है, जेल में भेज देता है, ले जाओ जेल में, क्या दिक्कत है। लेकिन यदि क्राइम कैसा किया है, नॉन कॉग्निजेबल किया है, कैसा क्राइम किया है, भारी क्राइम किया है, मार के मर्डर कर दिया, रेप कर दिया है, तो ऐसे इन क्राइमों में बढ़िया से जांच करने की जरूरत होती है। मान लो कोई किसी का मर्डर कर दे, कोई किसी का क्या कर दे, तो पुलिस जब पकड़ेगी तब मान लो किसी का मर्डर किया है, किसी क्या किया है, तो पुलिस 24 घंटे में क्या पकड़ेगी, क्या पूछेगी। पुलिस को अकेले वही काम थोड़े है कि केवल पकड़ के दिन रात से पूछना है, नहीं। 24 घंटे से ऊपर बेसिस में उसको पकड़ के रखने में, IPC लगाने में टाइम लग जाता है। 24 घंटे में कुछ पूछ नहीं पाता है, 24 घंटा में। तो जब उसकी कोर्ट में सुनवाई, जब इस चार्जशीट की सुनवाई कोर्ट में होती है, जब इस चार्जशीट की सुनवाई, तो उस दिन
जो आरोपी है वो भी जाता है। तो आरोपी के पास क्या पावर है? अपना वकील रखने का, अपना वकील रखने का। तो वो अपना वकील रख लेता है, नहीं रखती तो गवर्नमेंट खुद रखती है। और जो प्रोसिक्यूटर है, जो जिसके साथ क्राइम हुआ है, वो भी पहुंचता है, तो उसको भी अपना वकील रखने का अधिकार है। तो वो जो वकील रहता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? अभी तो क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं है, हमारे साथ क्राइम हुआ है तो मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, प्रोसिक्यूटर हूँ, तो पब्लिक तो हूँ। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहेगा, हम अपने तरफ से एक वकील रख के जाते हैं। तो एक वकील होता है प्रोसिक्यूटर की तरफ से, जिसके साथ क्राइम हुआ है, वो क्या कहलाता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक वकील एक्यूज्ड की तरफ से होता है, जिसे डिफेंसर लॉयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिफेंसर लॉयर कहा जाता है। ये भी दोनों जिस दिन ये चार्जशीट की सुनवाई रहेगी कोर्ट में, क्योंकि पुलिस 24 घंटे के अंदर दे चुकी है कोर्ट को। 24 घंटे से बेसी पुलिस रखबे नहीं करेगा, नौकरी खा जाएगा जज उसका, सीधे नौकरी क्या करेगा? इसको नौकरी बचाना है, हर हाल में 24 घंटे के बाद ले आके देना है, दे देगा 24 घंटे बाद। तो जज पहले इसलिए क्या करता है, पहले हाँ भाई पकड़ के लाओ, तो पहले भेज देगा, जाओ जेल में, कपड़ा चेंज करो, खाओ पियो, थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि हो सकता है 10 दिन से कुछ खाया ही ना हो। क्या तो अब लगातार सुनाई किए जा रहे हैं, कुछ दिन खाए नहीं, बेहोश हो जाए, इसीलिए जज थोड़ा सा क्या करते हैं, आराम दे देते हैं। 5-7 दिन का, हाँ पहले आराम कर लो, खा पी लो, तब सुनवाई होगी तुम्हारी। तो 5-7 दिन बाद से जब उसकी चार्जशीट कोर्ट में आती है, तो सबकी पेशी होती है वहां पे। जिसके साथ क्राइम हुआ है वो भी जाता है, जो क्राइम किया है वो भी जाता है। तो जो क्राइम किया है, क्राइम किया है पार्टिकुलर पर्सन है, इसीलिए उसको कटघरे बॉक्स, विक्टिम बॉक्स में खड़ा किया जाता है। देखते हो मूवी में ऐसे कटघरे में खड़ा होता है इसे, जज ऊपर बैठा रहता है, और जिसके साथ क्राइम हुआ है वो भी एक स्पेशल पर्सन है, उसको भी एक साइड में विक्टिम बॉक्स में क्या किया जाता है, दोनों को आमने सामने खड़ा कराया जाता है। और जिसके साथ क्राइम हुआ है उसका वकील उधर रहेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो क्राइम किया है इसका वकील इधर रहेगा, डिफेंसर लॉयर। सुनवाई शुरू होती है, जो प्यून रहता है बोलेगा आईपीसी ये कार्रवाई, तो जज करता है ऑर्डर कहिए, तो जो भी कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो मान लो क्राइम हल्का फुल्का रहेगा, क्राइम हल्का फुल्का रहेगा, तो अगर उसकी क्राइम साबित हो जाती है, उसकी क्राइम तो उसको बता देगा ये लो भाई तुम सजा करते, चोरी क्यों ले लो, तो बोलेगा तमाम गवाहों और सबूतों को देखते हुए तय किया जाता है कि सेक्शन 420 की तरह ये आदमी क्या किया है, चोरी किया है, इसे 6 महीनों के लिए सजा दिया जाता है। उसके बाद से भेज देगा वो, अब वो कैदी बन चुका है, पुलिस को भेज देगा, पुलिस ले के जेल में डाल देगी, 6 महीना बाद वो सजा काटेगा, काम खत्म। लेकिन यदि क्राइम हाईली है, कॉग्निजेबल है, क्या है, तो क्या हुआ भाई, मर्डर किया है, क्या किया है, तो कोई भी ये नहीं कहेगा हम मर्डर किए हैं। अब जो एक्यूज्ड है वो कह रहे ना ना सर हम मर्डर किए नहीं हैं, जो प्रोसिक्यूटर है ना ना सर यही मर्डर किया है। तो जज कहेगा, जज कहेगा क्या कर रहा है सभी, तुम कह रहे मर्डर करवे नहीं किए हैं, और तुम कह रहा है मर्डर करवे किया है। पुलिस को बोलता है क्या किया है, तुम कुछ पता तो लगाया है, ये खाली तो कहेगा हम क्या पता, हम कौन सी पता लगाएंगे, आप बोल दिए हैं 24 घंटा में ले आके दे देना, तो 24 घंटा अभी तो उसको पकड़ने में भी समय लगा है, ले आकर थाना में बैठाए हैं, चार्जशीट तैयार किए, मजिस्ट्रेट के पास ले गया, इतना ही देर में 24 घंटा हो जाता है। हम कुछ पूछताछ नहीं किए हैं, हम कुछ पूछताछ मान लीजिए कैसे पूछताछ करेंगे, अब इसको लेके जाएंगे जहां पे मर्डर किया है वहां पे लेके जाएंगे, वहां पर कुछ बंदूक मिला है, कुछ सामान मिला है, तो इसका फिंगरप्रिंट है कि नहीं रहेगा तब ना चेक करेंगे। तो वहां पे जज क्या करता है, तब क्या करे, तो बोलता है इसको फिर दीजिए, इसको फिर दीजिए। तो पुलिस यहां से फिर शुरू होती है पुलिस रिमांड। क्या शुरू होता है, रिमांड, पुलिस रिमांड। रिमांड क्यों कहा जाता है, मान लो ये गिलास अभी हमारे पास है, ये गिलास अभी हम किसके पास है, ये गिलास हमारा है, ये गिलास हमारा है, हम जा रहे थे मान लो रास्ते में इस गिलास को पाए, तो गिलास तो है हमारा, इस गिलास को हमने तुमको दे दिया, इस गिलास को हमने तुमको दे दिया, और इस गिलास को फिर हम तुमसे अब कह रहे हैं गिलास दो, गिलास दो। तो ये गिलास का हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम तुमसे कह रहे हैं कि हर्ष एक कलम दो, हर्ष एक कलम दो। तो ये कलम हमारा क्या है, डिमांड है, कलम हमारा क्या है, कलम तुम्हारा है, तुम्हारे पास पहले से था, हम उसको मांग रहे हैं, हम उसको, तो हमारा ये डिमांड है। लेकिन ये गिलास हमारा था, लेकिन ये गिलास और ये गिलास तुमको दे रहे हैं, गिलास किसको दे रहे हैं, तो हमारे पास ही पहले गिलास था, हम तुमको दिए थे, हम तुमको फिर हम तुमसे मांग रहे हैं, तो दोबारा मांग रहे हैं, तो मतलब रिमांड है, क्या है। तो जो आरोपी जज को पास थे, जो कोर्ट में है, ये आरोपी को जज पकड़ने गया था नहीं, ये पुलिस पकड़ के लाया था उसे, कौन पकड़ के लाया था, लेकिन जज बोल दिया था कि देख भाई तो 24 घंटा में नहीं लाएगा ना तो नौकरियां खा जाएंगे, नौकरी
तो पुलिस को मजबूरी है 24 घंटे के लिए क्या बात क्या कर देता है, दे देता है। जब फिर कोर्ट में जाता है तो जज पूछता है तो कहता है हमको कुछ नहीं मालूम है, आप कहे थे 24 घंटा में ला के देना, हमने दे दिया, तो फिर उसको दीजिए। तो अब पुलिस क्या करती है, रिमांड पर लेती है उस आदमी को। किस पे लेती है, रिमांड। मैक्सिमम रिमांड होता है 14 दिन का। तो जज कोर्ट करेगा, जज भी ना हाँ भाई ठीक है, मान लो रखेगा नहीं तो कैसे जांच करेगा, तो ले जाओ इसको 14 दिन के लिए। तो उस आदमी को 14 दिन के लिए जज क्या कर देता है, पुलिस रिमांड में दे देता है। अब बोलता है कि हाँ अब ले जाओ, और तुमको जिस तरह मन करे नू इससे जांच करवा लो, पूछो। अब पुलिस लाती है नू, तब पुलिस पिटाई करती है, एकदम मजे में पिटाई करेगी। पुलिस कब पिटाई करती है, पुलिस रिमांड में पिटाई करती है, क्योंकि वो लाई है पूछताछ करने के लिए। नहीं मारोगे तभी धोएगी खूब बढ़िया से, जगह जगह लेके जाएगी, करवाएगी, हाँ यही खून किया था, हाँ यही किया था, बंदूक पर हाथ हटाओ तो देखो तुम्हारा ही फिंगरप्रिंट है। तो पुलिस कब पिटाई करती है, पुलिस रिमांड में। पुलिस रिमांड कितना दिन का होता है, 14 दिन का। लेकिन बॉम्बे का एक स्पेशल रूल है, मुंबई पुलिस का जो क्राइम ब्रांच है, मुंबई पुलिस का एक उसका एक स्पेशल रूल है, मकोका। क्या है, मकोका। ये किसी आदमी को 6 महीना के लिए रिमांड पे ले सकती है। अगर कोई भी पुलिस किसी को रिमांड पर लेगी तो 14 दिन से बेसी रिमांड पे, यानी 14 दिन फोड़ेगी, उससे बेसी। लेकिन मुंबई पुलिस किसी आदमी को कितना दिन के लिए रिमांड में रख सकती है, 6 महीने के लिए रिमांड पर रख सकती है। किस कानून के तहत, मकोका के तहत। तो सिर्फ मुंबई पुलिस के पास ये स्पेशल पावर है, तो भी मुंबई के क्राइम ब्रांच के पास, मुंबई के, क्योंकि हाईली क्राइम होता है। मान लो कोई टेररिस्ट को अटैक हो, जब मुंबई पे ताज होटल बना था तो उसके बाद इसको पावर दिया गया, इसके बाद से इसको पुलिस को बोला गया कैसे इन्वेस्टिगेट किया, तो क्या इन्वेस्टिगेट करें हम, एक बार पकड़े तो 24 घंटा में ला के दे दीजिए, और दोबारा भी दीजिए तो 14 दिन केवल पूछिए, चक्का 14 दिन में कौन सी खोज के निकाल लेंगे। तो जज बोला हाँ ले जाओ तुम 6 महीना रखो एकदम उसको बढ़िया से, सब चीज निकालो, उसे ढूंढ कर निकालो। तो मकोका में कितना दिन रखा जाएगा, 6 महीना। और सीबीआई, एनआईए, रॉ, इस सब के पास रासुका होता है। क्या होता है, ये जब तक मन करेगा तब तक रख लेगा सब, क्योंकि ये सब छोटा मोटा क्राइम नहीं सॉल्व करता है सब। तो मान लो कोई आतंकवादी को पकड़ लिया, कोई किसी आतंकवादी को, अब 14 दिन बाद छोड़ दे सब उसको, नहीं, उसको तब तक रखेगा सब जब तक इस सबको सेटिस्फेक्शन बोलेगा नहीं। तो रासुका में कितना दिन तक रखेंगे, जितना दिन मन करे। मकोका में कितना दिन तक पुलिस रखेगा। और नॉर्मली क्राइम होता है, नॉर्मल जो पुलिस होते हैं 14 दिन से बेसिक पुलिस रिमांड में। तो पुलिस रिमांड में कब आता है आदमी, जब क्राइम कैसा किया हो, कॉग्निजेबल किया हो, तभी क्या है पुलिस रिमांड में मिलेगा। अब एक सिंपल सा कोई सिंपल क्राइम कर दे, क्या कर दे, अब राम है और श्याम है, राम है और श्याम है, वो क्या कर दे, श्याम राम का भैंस चुरा कर ले, भैंस चुरा ले, श्याम राम का क्या कर ले, भैंस चुरा ले और लेकर अपने घर पे बांध ले। राम उठा देखा ये भैंसिया कहाँ गई, तो चोरी हो गया। राम गया थाना में, जाके थाना में बोल दिया कि साहब मेरी भैंस चोरी हो गई है, तो लिखवा देगा, भैया लिखवा दो, किस पर डाउट है, तो कहेगा हाँ श्याम बड़ा आ रहा था 10 दिन से घरवा आ रहा था, भैंसिया और देख रहा था, लगता है वो भैंसिया चुराया है। तो पुलिस के पास FIR लिखवा दिया और पुलिस खोजबीन करना शुरू की, तो देखा कि हाँ इस श्याम अपने घर के भीतर में क्या किया था, भैंस को बांध के रखा था। श्याम को पकड़ ली और उस भैंसियों को ले गया, भैंस को भी लेते गया। अब 24 घंटा से बेसी तो श्याम को रखेगा नहीं, 24 घंटा के बाद चार्जशीट 420 लगा के दे दिया जज के पास। जज बोला कहा है, तो राम बोलेगा हाँ साहब ये क्या किया है, चोरी किया है भैंस का। तो बोलेगा किया था कि तब अब तो भैंस सामने ही है, पकड़ा गया, हाँ कहेगा कि चोरी नहीं किया था, गलती से खोल के लेके चले गए। तो जज कहेगा गलती तो नहीं होता है, तुमने चोरी किया था। क्या किया था, चोरी किया था। अब वहां से उसको भेज देगा जेल में, वहां से उसको भेज देगा, पुलिस रिमांड में नहीं भेजेगा। लेकिन अब कहे कि सरकार थोड़ा पुलिस रिमांड पे दे दीजिए, किस पे दे दीजिए। तो जज कहेगा अरे बकलोल है तुम, पुलिस को क्या कहेगा, बकलोल है क्या तुम, ये देख रहा है जो चोरी किया था श्याम वो भी सामने है, जो चोरी किया था वो भी सामने है, जिस भैंसिया को चुराया था वो भैंसियों सामने है। अब बता ना तू इसमें क्या खोजेगा, अब तू इसमें कौन सी खोजेगा, हम जानते नहीं है, तुम थाना में लेके जाएगा, रिमांड पे तो धोएगा। तो पुलिस रिमांड में तभी आदमी जाता है जब क्राइम कैसा करते हैं, कॉग्निजेबल क्राइम करते हैं। छोटा मोटा क्राइम करेंगे तो पुलिस का मान का नहीं है पीट देना। पुलिस कब पिटाई करेगी, जब क्राइम कैसा किए हैं, बड़ा क्राइम किए हैं, क्योंकि पुलिस ले लेती है किस में, पुलिस रिमांड में ले लेती है। क्लियर,
तो ये था अंडरस्टैंडिंग अवल। अब यहीं पर क्या हो जाएगा, ट्रायल चलेगा, लास्ट में अगर वो आरोपित होता है तो क्या होगा, अब पुलिस रिमांड में लाने के बाद से बढ़िया से धोएगा, वो करवा देता है, क्योंकि 15 दिन में इतना अगर क्राइम के रहते ना, इतना पिटाई करता है कि वो क्या कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। अब कबूल करेगा तो 2-4 लोग को बुलाएगा, सीसीटीवी कैमरा में सकार रहेगा, हाँ मैंने क्राइम किया है, अब लेके जाएगा, हाँ सर सकार लिया है, तो कहा बाबू क्राइम किए हो, तो हाँ किए। तो पहले बार तो नहीं कह रहे थे कि नहीं किए थे, पहले ही कह लिए रहते तो इतना ठुकाई तुम्हारा नहीं हुआ रहता। तो इसीलिए क्राइम किए हो बाबू ने, यदि कोई क्राइम करता है तो भलाई इसी में है कि कोर्ट के जज के सामने ही सकार ले। इसीलिए जो बड़े बड़े जो क्रिमिनल होते हैं, क्यों क्या करते हैं, थाना में जाते ही कह देंगे, कोर्ट में हमने क्राइम किया है, क्यों, वो पिटाई नहीं खाना चाहते हैं। अगर जज के सामने ही कह दिए कि हाँ हमने क्राइम किया है, तो जज रिमांड में नहीं देगा। अब पुलिस मांगेगा रिमांड में दीजिए, तो कहेगा हाँ कहाँ ले जाएगा, ये सकार रहा है कि हम क्राइम किए हैं, तू लेके जेल में कहेगा कि मत सकार, जब सकार ये रहा है कि हमने क्राइम किए हैं, तो तू काहे लेके जा रहा है। तो यहां से अगर वो सकार लेता है तो बोलेगा हाँ, तो यह एक्यूज कर देगा, चार्जशीट लगा के उसके ऊपर सुनवाई कर देगा। ये था हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। 8 क्लास में एक स्टोरी दिया गया है। 1 क्लास में क्या दिया गया है, एक स्टोरी दिया गया है जिसमें एक कोई विल्सन है, एक आदमी है, उसके यहाँ एक शांति क्या करती है, सिंधे, मिस्टर सिंधे हैं, उनकी वाइफ है मिसेस सिंधे, और उनके यहाँ एक शांति नाम की औरत हाउसमेट काम करती है। मिसेस सिंधे को एक शादी में जाना होता है, किसमें जाना होता है, शादी में जाना होता है। तो मिसेस सिंधे की चैन गायब हो जाती है। चैन क्या हो जाती है, जब वो चैन देखती तो मिलता नहीं है, तो बोलते हैं कहाँ गया भाई। तो मिसेस सिंधे कहती है कि हमारे यहाँ जो शांति आती है काम करने, उसी ने क्या किया होगा, चोरी किया होगा। वो दोनों कहाँ जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज कराते हैं। पुलिस क्या करती है, इंट्रोगेट करती है। जब पुलिस इंट्रोगेट करती है तो शांति घर में क्या दिखाई देता है, पैसा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, तो मिसेस सिंधे और सिंधे को लगता है कि हाँ ये गरीब है ही, गहना बेच के पैसा रख ली है। पुलिस उसको उठा के किस में डाल देती है, जेल में डाल देती है। किस में डाल देती है, जब उसकी सुनवाई करने उसके भाई जाता है तो उसको भी क्या करती है, पुलिस जबरदस्ती जेल में डाल देती है। लेकिन अब ये पुलिस मामला 24 घंटे से अधिक पुलिस रखेगी नहीं, पुलिस किसके पास, उसको भेज देती है कोर्ट में। तो अब शांति क्या हो चुकी है, एक्यूज हो चुकी है। क्या हो चुकी है, उसको अधिकार है कि उसको एक लॉयर मिलेगा। तो शांति बहुत गरीब है, तो कमला रॉय उसको एक डिफेंस लॉयर मिलती है, और मिसेस सिंधे और सिंधे की तरफ से भी क्या मिलता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वकील रखते हैं लोग, दोनों की सुनवाई होती है। दोनों की क्या होती है, तो जो डिफेंस लॉयर होती है कमला रॉय, जो डिफेंस लॉयर होती है शांति को जो बचाने का प्रयास करती है, उसमें क्या करती है, वो क्रॉस क्वेश्चन करती है, फिर से इसको रीचेक करने के लिए कहती है। तो बाद में जब रीचेक होता है तो पता लगता है कि जिस दिन इनका गहना चोरी हुआ था, उसी दिन बगल वाले के घर में भी क्या हुआ था, चोरी हुआ था। और उस गैंग के एक लड़के लोग क्या किए थे, उसके जो मिसेस सिंधे का लड़के का दोस्त था, वही गहना चुरा कर लेके गया था, ना कि शांति चुरा के लेकर गई थी। तो ये जो टर्म हम देख रहे थे, डिफेंस लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पुलिस में गई, FIR दर्ज हुआ, जज का क्या रोल होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्या किए, वीडियो में समझ चुके हैं। हम आसानी से इस को पूरी तरह से समझ लेंगे। क्वेश्चन पूछे कह सकते हैं, पुलिस का रोल हमने देखा, पुलिस का रोल हमने देखा, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या होता है, जज करता है। क्या करता है, जज को बनाया गया है क्रिमिनल को बचाने के लिए। क्रिमिनल को कब तक बचाने के लिए, जब तक वो गुनाहगार साबित नहीं हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है, जज का एक फर्स्ट ड्यूटी है कि वो एक्यूज इज नॉट गिल्टी अंटिल द प्रूफ दैट इंसोनेंट। कोई आरोपित तब तक गुनाहगार नहीं है जब तक क्या उसका अपराध साबित नहीं हो जाता है। अब पुलिस के कहने से कुछ नहीं मानेगा। पुलिस लगा के भेज दे कि हाँ साहब ये मर्डर कर दिया है, 302 लगा दीजिए, इस पर लटका दीजिए इसको एकदम जब तक मर ना जाए। तो क्या जज लटका देगा? जज कुछ के कहने से भी नहीं मानेगा। जज तब तक सजा नहीं देगा जब तक उसका अपराध क्या हो, साबित नहीं हो, जब तक उसका अपराध क्या हो, साबित ना हो। तो ये कुछ टर्म थे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, और पुलिस कैसे काम करती है, कोर्ट कैसे काम करता है, इसको देखिए। धन्यवाद।